अब इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने का वक्त आ चुका है और अब मैं पूरी बातचीत की जिम्मेदारी पुरुषोत्तम जी और जावेद अख्तर साहब के बीच आप अब बातचीत सुनेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब 14 साल या 15 साल का था, एक तो खैर मेरी लाइफ का एक अचीवमेंट ये है कि मैंने उनसे ऑटोग्राफ लिए, और दूसरे जब मैं 14-15 साल का था तो मेरे 3 हीरो थे, और इसी नंबरिंग में और इसी सिलसिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू, कृष्ण चंद्र और दिलीप कुमार। तो हमारे तो अब क्या है कि वो इतना नॉस्टैल्जिया है और इतना जो याद आता है कि बड़ों से क्या क्या सुना है, क्या क्या देखा है उस वक्त, वो दिन भी याद है 64 का जब वो नहीं रहे। और मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि 63 में जब उनकी आखिरी बर्थडे पार्टी हुई थी तो ये तीन मूर्ति भवन में, तो यहाँ यूथ फेस्टिवल था दिल्ली में और मैं भी आया था डिबेट में, तो हम सबको स्टूडेंट्स को बुलाया गया। और वो कैसे दिन थे कि सबके सब स्टूडेंट लाइन लगाए हुए तीन मूर्ति भवन में गए, वो साइड के रास्ते से पीछे के लॉन में चले गए, ना कोई मेटल डिटेक्टर, ना कोई गार्ड, ना कोई तलाशी। इतने वर्षों में पूरी दुनिया, ये सिर्फ इस देश का मसला नहीं, पूरी दुनिया कितनी बदसूरत हो गई है। तो फ्रांस हो के, इंग्लैंड हो के, हमारा अपना मुल्क हो, या आतंकवादियों ने क्या कर दिया हमको। तो जाहिर है कि अब वो दिन जब याद आते हैं तो उनमें बहुत सी खूबसूरती और बहुत से हुस्न दिखाई देते हैं। मगर मुझे एक बात पे हैरत है, और ये सवाल मैं सबसे पहले करना चाहूँगा इनसे। अच्छा, इनका इंट्रोडक्शन मुझे देने की ज़रूरत है नहीं, वैसे एक रस्म है, आप कहें तो मैं अदा कर देता हूँ। मैंने एक डिटेल निकाली तो मुझे मालूम हुआ कि इनका बायोडाटा ऐसा है कि फिर उस दिन बायोडाटा ही सुनाया जाए। तो अब कितनी तारीफ़ इनकी करें। सबसे बड़ी तारीफ़ ये है कि पुरुषोत्तम अग्रवाल तो जवाहरलाल नेहरू से समझिए 52 से लेकर इलेक्शन के बाद और अब तक, अगर मैं ठीक से याद रखता हूँ तो कोई 11-12 प्रधानमंत्री हुए हैं। इसमें हम शायद गुलजार लाल नंदा साहब को भी गिन लेंगे, थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए ट्रांजिशन में वो हो गए थे। 64 में वो ये दुनिया छोड़ के गए। इसमें दुनिया कितनी बदल गई, इकोनॉमिकली, सोशली, मॉरली, पॉलिटिकली। कौन सी दुनिया थी, क्या ज़माना था और अब क्या है। तो सवाल ये है कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं, उनमें ऐसी क्या बात है कि वो ऑब्सोलीट नहीं हो रहे। या तो वो कुछ लोगों को बहुत नापसंद है, या तो वो कुछ लोगों को बहुत पसंद है। तो उनके अभी तक रेलेवेंट होने का क्या रीज़न है? जावेद साहब, शुक्रिया आपका। जवाहरलाल नेहरू के रिलेवेंस का एक प्रमाण तो ये है कि अगर आप 2019 का चुनाव याद करें जी, तो बल्कि जैसा कि मैंने किताब में लिखा भी है कि मान लीजिए कि आप किसी दूसरे ग्रह नक्षत्र से आए हुए एलियन हो और हिंदुस्तान के चुनाव को कवर कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि विपक्ष के नेता जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रधानमंत्री जी असल में संघर्ष जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध कर रहे हैं। ये यकीन करना मुश्किल होगा कि सन 64 में जवाहरलाल नेहरू का निधन हो चुका था। बल्कि इस किताब के कन्नड़ अनुवाद के समय कांग्रेस के एक बड़े नेता ने, कर्नाटक के एक बड़े नेता ने बड़ी मज़ेदार टिप्पणी की थी। संदीप जी यहाँ हैं। उन्होंने कहा था कि द प्रॉब्लम इज दैट वी हैव फॉरगॉटन नेहरू, दे हैव नॉट। कर्नाटक कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा था कि हम नेहरू को भूल गए, वो नहीं भूल पाए। और उसकी वजह है, अब मैं आपके सवाल पर सीधे आऊँ। देखिए, जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान की जो अपनी, जिसको मैं एक इंटेरोगेटिव ट्रेडिशन कहूँ या जिसको आप कहें कि एक रिफ्लेक्टिव ट्रेडिशन कहूँ, उसके और यूरोपियन एनलाइटनमेंट के बीच में चलने वाले कल्चरल और फिलॉसफिकल डायलॉग के सबसे शानदार प्रतिनिधि थे। ये एक माइथोलॉजी जो डेलिबरेटली क्रिएट की गई और जिसके क्रिएट होने देने में कांग्रेसियों का योगदान कम नहीं है, वो ये कि जवाहरलाल जी को साहब इंडियन ट्रेडिशन से, इंडियन कल्चर से, खास करके हिंदू फिलॉसफी या हिंदू वे ऑफ लाइफ से कोई खास लेना देना था नहीं। इस किताब में ऐसे दसियों लेख मैंने संकलित किए हैं
और ऐसे वाकयात संकलित किए हैं जिनसे मालूम पड़ता है कि द मैन वॉज सो डीपली रूटेड। लेकिन रूटेड होने का मतलब देखिए हिंदी में जड़ कहते हैं, तो जड़ों से जुड़े होने का मतलब जड़ हो जाना नहीं होता। कुछ लोग समझते हैं कि जड़ों से जुड़े होने का मतलब है कि आप जड़ हो जाएं, तो जवाहरलाल जी के लिए जड़ों से जुड़े होने का मतलब वो नहीं था। रिलेवेंस की जो आप बात कर रहे हैं, जवाहरलाल जी की मिक्स्ड इकोनॉमी की बड़ी खिल्ली उड़ाई जाती थी एक जमाने में। वो चुटकुला हम सबने सुना था, हमारे कॉलेज में एक मास्टर साहब थे, वो चुटकुला सुना के जवाहरलाल जी का मजाक उड़ाते थे कि साहब वो एक बार किसी बहुत खूबसूरत महिला ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से कहा कि हम दोनों विवाह कर लें तो जो हमारी संतान होगी उसे मेरी खूबसूरती और आपकी काबिलियत हासिल होगी। तो बर्नार्ड शॉ ने कहा कि आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन खुदा ना करे इससे उल्टा हो गया तो तो हमारे वो मास्टर साहब कहा करते थे कि जवाहरलाल जी की मिक्स्ड इकोनॉमी का वही हाल था, ना तो उसमें सोशलिज्म की अच्छाइयाँ थी, ना कैपिटलिज्म की अच्छाइयाँ थी, बुराइयाँ दोनों की। ठीक 2008 या 9 में जब यूएसए में सब प्राइम क्राइसिस हुआ तो ओबामा का ये बयान ऑन रिकॉर्ड है कि फ्रीडम के नाम पर बड़े बैंकों को और बिग कॉरपोरेशन को मनमानी करने की छूट नहीं दी जा सकती। इकोनॉमी को किसी ना किसी स्तर पर रेगुलेट तो करना पड़ेगा और सरकार फ्री एंटरप्राइज के नाम पर इकोनॉमिक रेगुलेशन से हाथ धो के नहीं बैठ सकती। अपने मुल्क का हाल देख लीजिए, एक मोनोपोली हाउस इस मुल्क के 54% इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करता है। मोनोपोली कमीशन को आपने बाय बाय कर दिया। अब 54% को जब एक बिग हाउस कंट्रोल करता है तो फिर डेमोक्रेटिक लोग, सेकुलर लोग पिनपिनाते रहे, क्या फर्क पड़ता है। क्रॉस ओनरशिप, आप अखबार भी चला सकते हैं, मीडिया भी चला सकते हैं, रेडियो स्टेशन भी चला सकते हैं। इन चीज़ों को रोकने वाला जो सिस्टम था वो आपको लाइसेंस परमिट नजर आता था। आज आप रियलाइज कर रहे हैं कि ये ठीक है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, बट देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर गवर्नमेंट हैज एवरी बिजनेस टू बी इन बिजनेस। अभी हम कोरोना की हालत देख रहे हैं। मैं 4-5 महीने अमेरिका में फंस गया था। वहां जो मैंने हालत देखी प्रत्यक्ष और एकेडमिकली, अमेरिका जैसे मुल्क में कोरोना से 4.25 लाख लोग मर चुके हैं। इसलिए नहीं कि कोरोना कोई लाइलाज बीमारी है, बल्कि इसलिए हेल्थ अमेरिकन सिस्टम में राइट नहीं है, वो एक कमोडिटी। आप खरीद सकते हैं तो खरीदिए, और खरीदने के लिए आपके पास इंश्योरेंस कंपनी है। इंश्योरेंस और हेल्थ इंडस्ट्री का जो नेक्सस अमेरिका में बना है, उसके लिए सही शब्द एलिजाबेथ रोजेंथल ने दिया है, द अमेरिकन सिकनेस। हालत यह है कि एक इंश्योरेंस कंपनी में अगर आप हैं तो वो आपको वही इलाज $100 में दिला देगी, दूसरी कंपनी हो सकता है $600 में दिलाए। यानी इलाज पर क्या खर्च हो रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बीच में कहाँ जा रहा है ये। तो अब अमेरिकन रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं भैया, हेल्थ में तो बिजनेस में होना चाहिए सरकार, हेल्थ बिजनेस में तो सरकार का होना जरूरी है। एक बात। दूसरी बात ये कि जवाहरलाल नेहरू और उनकी पीढ़ी के तमाम नेता, उनके सारे मतभेदों के बावजूद वो एक बात अच्छी तरह जानते थे कि हिंदुस्तान की ट्रेडिशन और कल्चर ऐसी है, हमारा रियल कल्चरल एक्सपीरियंस ऐसा है कि इसे आप डाइवर्सिटी कह लीजिए, प्लूरलिज्म कह लीजिए, इसको इग्नोर करके हिंदुस्तान एक नेशन स्टेट नहीं बन सकता। यह संभव नहीं है कि आप एक जुबान सब पे थोप दें, एक वे ऑफ लाइफ सब पर थोप दें, एक कल्चर सब पर थोप दें। ये संभव नहीं है। आप मांसाहारी हो सकते हैं, आप शाकाहारी हो सकते हैं, आप हिंदी बोल सकते हैं, आप तमिल बोल सकते हैं। पुरुषोत्तम जी, ये अभी एक दूसरा पॉइंट शुरू हो गया। ज़रा पहली जो बात थी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, और उससे मोरलेस मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन आज तो मैं यहाँ डिसएग्री करने ही बैठा हूँ, तो वो मेरा काम है। तो ये बताइए कि ये भी सही है कि एक मिक्स इकोनॉमी ज़रूरी है, वो एजुकेशन हो कि हेल्थ हो, ये ऐसे पर्पज़ है जिसमें हुकूमत जो है अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शक नहीं कर सकती। लेकिन सवाल ये है कि एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, उसमें भी बहुत कुछ बात करने को है, लेकिन जिसको हम परमिट राज कहते थे, तो क्या ये हकीकत है कि नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ, स्टेटमेंट नहीं दे रहा, कि जो प्राइवेट सेक्टर था उसके लिए ज़िंदगी थोड़ी सी दूभर हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता था। मतलब मुझे वो दिन याद है कि जब आपको एक फिएट गाड़ी अगर ख़रीदनी हो तो 11 साल इंतज़ार करना पड़ता था। इसके मतलब एक ग्राहक है जिसके पास पैसा है जो कार खरीद सकता है,
मगर उसका प्रोडक्शन इतना कम है, और क्यों कम है कि उसे 11 साल। जब मैं मुंबई गया था तो मुंबई में टेलीफोन लगने में कम से कम 8 से 10 साल लगते थे। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये कहीं तो आप प्राइवेट सेक्टर को कर्व किया गया। पब्लिक सेक्टर बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो हम आज होते ही नहीं जहाँ हैं। जो हैवी इंडस्ट्री लगी है वो कोई इंडिविजुअल लगा भी नहीं सकता, लेकिन कहीं तो कुछ ऐसा हुआ कि जितना फ्लरिश हो सकता था मिडिल क्लास। हमारे ज़माने में, मेरे बचपन में घर में 2 चीज़ें थीं बड़ी कीमती, एक बिजली की इस्त्री और एक मर्फी का रेडियो, और एक और थी एक उषा का पंखा, 3। तो आज जो मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास है, जैसे ही ये लिबरलाइजेशन हुआ, गाँव में क्या हुआ मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मिडिल क्लास ने तो एक लीप ली है ना। तो ये लीप पहले नहीं हो सकती थी क्या? अब जावेद साहब ऐसा है जी कि सवाल ये नहीं है कि किस वक्त क्या हुआ या नहीं हुआ। सवाल ये है कि उस इकोनॉमिक पॉलिसी की मूल दिशा सही थी या गलत थी। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि कोटा परमिट राज बजाते खुद सही था। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि प्राइवेट सेक्टर पर कुछ अननेसेसरी कर्व्स थे, उन्हें दूर किया जाना चाहिए था। लेकिन मैंने जो आपने रिलेवेंस की बात की, इसलिए मैंने वो बात कही थी कि नेहरू के सोच की मूल दिशा क्या थी। देखिए, इकोनॉमी की ही अगर बात करें तो नेहरू के सामने 2 विकल्प उपलब्ध थे। एक तो ये जो टोटली फ्री एंटरप्राइज है, दूसरा एक मॉडल सोवियत संघ और दूसरे दीगर कम्युनिस्ट देशों का था जहाँ प्राइवेट सेक्टर का था पता ही नहीं था, सब कुछ पब्लिक सेक्टर को करना था, चाहे वो हैवी इंडस्ट्री हो चाहे कंज्यूमर इंडस्ट्री हो। मैं ये मानता हूँ कि नेहरू और उनके इकोनॉमिक सलाहकारों ने दिशा मूलतः सही पकड़ी कि हमें दोनों की बेहतरीन चीज़ों को लेना है। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के बिना हिंदुस्तान का इंडस्ट्रियलाइजेशन संभव नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिना गरीबी हटाना संभव नहीं है। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां आज़ादी के वक्त लाइफ एक्सपेक्टेंसी 31 साल थी और बंगाल का आर्टिफिशियल अकाल हमारे पीछे था जिसमें 30 लाख लोग मारे गए थे, जिसे कोई यूरोपियन हिस्टोरियन होलोकॉस्ट नहीं कहता एक्सेप्ट माइक डेविस। विभाजन जिसमें 10-15 लाख लोग मारे गए थे। इस तरह एक टूटा हुआ खस्ता हाल मुल्क आपको मिला था आज़ादी के वक्त। उसका नवनिर्माण करने के लिए जरूरी था कि आपकी इकोनॉमिक थिंकिंग की दिशा साफ हो, और वो दिशा साफ इस रूप में हुई कि वी हैव टू फाइंड आउट अ मिडिल वे। मैंने इस किताब की जो भूमिका है, प्रस्तावना जो है, जो अंग्रेजी संस्करण में भी थी, उसका शीर्षक ही ये दिया है। मैं ये मानता हूं कि नेहरू का सारा जीवन, और मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि नेहरू ने गलतियां नहीं की, बहुत बड़ी गलतियां की, ब्लंडर्स किए, लेकिन आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि गलतियां केवल 2 तरह के लोग करते हैं, एक वो जो पैदा नहीं हुए और दूसरे वो जो मर गए। बाकी तो धरती पर अवतार लेने के बाद भगवान से भी गलतियां हुई। तो आप गलतियों से सीखें। उस मूल दिशा को आप रिजेक्ट कर रहे हैं या उस मूल दिशा को आप स्वीकार कर रहे हैं, मेरा सवाल है। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में आज भी आपको मानना पड़ रहा है ना आखिरकार कि देयर हैज टू बी अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर बहुत जरूरी है, और उसका जो आपने कहा लिबरलाइजेशन बहुत जरूरी था, और वो शायद सन 91 के पहले भी हो सकता था। कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर को छूट दी जानी चाहिए थी, बहुत जरूरी था। लेकिन यहाँ जावेद साहब एक हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि नेहरू खुद इस लिमिटेशन को सन 59 तक आते आते रियलाइज करने लगे थे। सन 59 में उनके आप इंटरव्यूज देखें, चीफ मिनिस्टर्स को लिखी हुई उनकी चिट्ठियां देखें, उसमें वो रियलाइज करने लगे थे कि प्लानिंग जैसी हम चाहते थे वैसी चल नहीं पा रही। देयर आर बॉटलनेक्स, देयर इज करप्शन, देयर इज इनकॉम्पिटेंस एंड इनएफिशिएंसी, ये वो रियलाइज कर रहे थे। तो अब सवाल ये है कि उनकी जो सीमाएं थीं या गलतियां थीं, उससे सीखकर उन गलतियों को दूर करते हुए हम बेसिक ओरिएंटेशन वही रखेंगे, या टोटली स्टेट कंट्रोल्ड हो जाएंगे, या टोटली फ्री हो जाएंगे। जावेद साहब, आपसे बेहतर कोई इस बात को नहीं जानता कि आप इतिहास को देखते हैं वर्तमान और भविष्य की दृष्टि से। आप इतिहास से क्या सीखते हैं वो इस पर मुनस्सर करता है कि आप भविष्य कैसा बनाना चाहते हैं। तो इफ यू वांट टू क्रिएट अ डेमोक्रेटिक, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट इंडियन नेशन, तो आपको नेहरू की गलतियों से सीखना होगा।
लेकिन मैं ये फर्मली मानता हूं कि मूल दिशा वही होगी जो नेहरू की थी। वो एक बात है कि जो भी उस वक्त की जो वैल्यूज़ हैं और जो आइडियल्स थे और जो उसूल बने और जो कानून बने, वो सब ऐसे थे कि पढ़ने में, सुनने में, देखने में सब अच्छे लग रहे हैं। और वो उसूल, वो वैल्यू सिस्टम आज भी वैलिड है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन हर बार उसका मिस इंटरप्रिटेशन दिखाई देता है वहाँ पर, अपने उस वक्त में भी, और मिसयूज दिखता है और उसका या यूज़ नहीं दिखता। मिसाल के तौर पे आप एजुकेशन देखिए। एजुकेशन भाई, आज हम यहाँ हैं IIM की वजह से, और ये अपना जो हमारे दूसरे IITs हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशन जो बने हैं, ये सही है। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि एक बिल्डिंग बनाई गई 100 माले की और उसमें लिफ्ट भी लगाई गई। वो लिफ्ट थी 80 फ्लोर पे, कि भाई अगर आप 80 फ्लोर तक चढ़ के आ सकते हैं तो फिर आपको लिफ्ट होगी, आराम से चले जाइए ऊपर, हमने सब सहूलतें रखी है। लेकिन 80 फ्लोर तक कैसे आए? कोई कोशिश सीरियस मुझे उस पूरे पीरियड में नहीं दिखती है प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन। तो अगर प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन ने, हुकूमत ने जो ये बिलीव करती थी कि भाई हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टुवर्ड्स एजुकेशन, तभी तो ये खोले थे उन्होंने IIM IIT। तो अगर प्राइमरी एजुकेशन की होती तो शायद आपको रिजर्वेशन की हमेशा के लिए ज़रूरत न पड़ती, इसलिए कि वो गरीब जो अफोर्ड नहीं कर सकती अच्छी एजुकेशन, उसे अच्छी एजुकेशन मिलती तो ऑन हिज ओन वो 100 सीढ़ियाँ चढ़ सकता था। मगर ये प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन गायब हो रहा, हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करते रहे, तो वो तो सिर्फ प्रिविलेज क्लास के लिए हो जाएगा। ये आप सही कह रहे हैं, मैं इसमें बिल्कुल आपसे सहमत हूँ जी। अगर मुझसे कोई पूछता है, कभी भी कोई बात होती है, तो जब मुझसे पूछा जाता है कि आपके हिसाब से, तो मैं नेहरू की सबसे बड़ी गलती यही मानता हूँ। अच्छा। प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन की उपेक्षा, और केवल इस अर्थ में उपेक्षा नहीं कि वो लोगों तक पहुँची या नहीं पहुँची, बल्कि जिन भी लोगों तक पहुँची उसके कंटेंट पर भी बहुत ध्यान नहीं दिया गया। जी। मिसाल के तौर पर नेहरू खुद डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि ये जो बात कही जाती है कि साहब मीडिया वाले अर्ली मॉडर्न पीरियड के हिंदू समुद्र पार नहीं करते थे, टैबू मानते थे, लेकिन मुझे तो मेरे दोस्तों ने बताया कि अस्त्राखान में हिंदू व्यापारी बसे हुए थे, रशियन सिटी ऑफ अस्त्राखान। हाँ, मैं उसके बारे में लिख चुका हूँ, मैं खुद गया वहाँ, वो आर्काइव्स मैंने देखे। मुझे जो ताज्जुब होता है, और अगर कभी मेरा नेहरू जी से, मैं कभी कभी फैंटेसाइज करता हूँ कि नेहरू जी से अगर मेरी भेंट हो तो मेरे जो उनसे सवाल होंगे उनमें पहला सवाल ये होगा कि सर आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया में 1945 में लिख रहे थे कि ये जो हिंदुओं का समुद्र पार करने का टैबू है, इट्स अ काइंड ऑफ माइथोलॉजी, सब हिंदू ऐसा नहीं करते थे, यूपी बिहार के ब्राह्मण नहीं समुद्र पार करते होंगे, बाकी बनिए हैं, पंजाबी हैं, दक्षिण के चेट्टियार हैं, ये तो खूब व्यापार करते थे, कारोबार करते थे तमाम जगह तक। अरे चोलास का तो वहाँ तो रोम में मिसी थी, तो मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बाली कैसे पहुंच गया हिंदू मजहब और हिंदू ट्रेडिशंस और सब चीज़ें। एनीवे, तो अगर मेरी कभी मुलाकात होती नेहरू जी से तो मैं उनसे यही पूछता कि आपकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो बताती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन जो किताबें हमने प्राइमरी में पढ़ी और हायर सेकेंडरी में पढ़ी बच्चों ने, उसमें यही लिखा हुआ था कि टैबू था। तो ये आपसे मैं एकदम सहमत हूँ कि प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन के न केवल रीच बल्कि उसके कंटेंट पर भी उतना और उस तरह ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। मैं एक बात जोड़ूंगा जावेद साहब यहाँ, जैसा मैंने आपसे कहा कि इतिहास में मेरी दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि आप गलतियों से क्या सीखते हैं। अब सवाल ये है कि हमारी बाद की सरकारों में, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हों और चाहे कांग्रेस के विरोधियों की सरकारें हों, उन्होंने क्या सीखा। हालत आज ये है, हम और आप जानते हैं कि ऐसा ऑब्सेशन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट का हुआ है कि लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी को फालतू की चीज़ें मान लिया गया। दिल्ली के बढ़िया कोट अनकोट बढ़िया स्कूलों में 8वीं और 10वीं के बाद लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जाती। पढ़ाई भी जाती है लैंग्वेज तो वो लिटरेचर के जरिए नहीं पढ़ाई जाती, वो सेक्रेटरियल कोर्स के जरिए पढ़ाई जाती है। मैंने अपनी अंग्रेजी शेक्सपियर और लॉन्गफेलो के जरिए पढ़ी है, मैंने अपनी हिंदी तुलसीदास और प्रेमचंद के जरिए पढ़ी है। आज के किसी 10वीं क्लास के बच्चे से पूछिए कि वो किसके जरिए हिंदी पढ़ रहा है, 11वीं क्लास के बच्चे से। यही हाल हिस्ट्री का है। आप हिस्ट्री को आपने मान लिया निठल्लों का मनोविनोद, नतीजा आप देख रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुली हुई है सारे देश में,
उसमें एक से एक जोरदार हिस्टोरिकल खोजें होती रहती हैं, खुद नेहरू के बारे में होती रहती हैं, खुद कांग्रेस पार्टी के बारे में होती रहती हैं। तो ये तो सो कॉल्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ही कमाल है जी। जो कांग्रेस की सरकार लाई थी। तो आपने नहीं सीखा, यू सर, ये- कंप्लीटली इग्नोर्ड एजुकेशन। आगे चलने से पहले मैं एक आपको सच्चा इंसिडेंट सुनाता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक चैनल जो उसमें एक R&D का डिपार्टमेंट होता है कि भाई अब नए क्या प्रोग्राम बने, किस तरह की सीरियल आए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो कुछ लोग शॉर्ट स्टोरीज का एक सीरियल लेके गए, भाई 13 शॉर्ट स्टोरीज हैं और इन पे हम फिल्म बनाएंगे। तो वो जो R&D वाली बैठी थी लेडी, उन्होंने पूछा कि ये किसकी लिखी हुई है? तो उनका जी प्रेमचंद की। तो उनका उससे खुद आना चाहिए था। सही बात है, तो बिल्कुल सही आया बात। क्यों? तो ये है ज़माना। सर जी, जी मैं इस देश के लिए जो अत्यंत चिंताजनक चीज़ें मानता हूँ, वो केवल हंसने की बात नहीं है, मैं इसे बेहद चिंताजनक मानता हूँ कि अपने आप को एक नेशनल चैनल कहने वाला चैनल खबर की गंभीरता से ये खबर दिखाए कि गाय जब सांस छोड़ती है तो ऑक्सीजन छोड़ती है और इस पर मुल्क में कोई आउटरीच ना हो, उसकी खिल्ली ना उड़े, ये खबर दिखाई जाए। ऐसे ही एक चमत्कारी खबर, बल्कि जो माहौल बनाए। मैं विदेश से लौटा, उस समय खबर गर्म थी, तो मैंने एयरपोर्ट से निकलते निकलते ट्वीट कर दिया कि दिल्ली में आके बड़ा अजीब लग रहा है, हवा बहुत ख़राब है और सब लोग रोते रहते हैं दिल्ली में जब सर्दी होती है तो दिल्ली की हवा को लेकर। मैंने कहा कमाल है, हम लोग इतना नहीं कर सकते कि दिल्ली की सड़कों पे 1-2 लाख गाय छोड़ दें, सारा प्रदूषण दूर हो जाएगा। तो वो साहब मेरी ट्रोलिंग शुरू हो गई, हिंदू विरोधी। यानी इस मुल्क में इस समय हिंदू विरोधी होना चिंता की बात है, इस्लाम विरोधी होना चिंता की बात है, बुद्धि विरोधी आप बेखटके हो सकते हैं। ये जो माहौल बना है, जो आपने कहा कि प्रेमचंद को खुद आना चाहिए, बताइए। जावेद साहब, आपने प्रेमचंद का जिक्र किया कि हमारी फिल्में जो हैं वो सेंसर होती हैं और अजीब अजीब तरह से सेंसर होती हैं। एक दो किस्से सुनाता हूँ जो सच्चे हैं कि एक ज़माने में एक साहब मारुति, एक कॉमेडियन थे जो डायरेक्टर भी हो, जी। उन्होंने एक पिक्चर बनाई, ये बम्बई है। अब वो ऐसे ही फनी सी पिक्चर थी, उसमें आदमी छतरी लिए हुए मरीन ड्राइव पे हवा में उड़ रहा है। तो सेंसर बोर्ड ने ऑब्जेक्शन लिया कि ये बम्बई नहीं है, कोई नहीं उड़ता है वहाँ पर मरीन ड्राइव पे छतरी लेकर। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ। तो उन्होंने चेंज करके कर दिया क्या ये बम्बई है, और उसके बाद वो पिक्चर रिलीज हो गई। तो अब हर चीज़ को सेंसर बहुत गौर से किया जाता है। खैर अब तो इस तरह की तो बेवकूफ़ियाँ नहीं होती, लेकिन सेंसर तो अभी भी है, जिसे हम सर्टिफिकेशन कहते हैं। ये सब कुछ भी अच्छा सा नाम रख लो, बात तो वही है। अब OTT जो है उसके बारे में भी सोचा जा रहा है कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको कैसे काटे, कैसे रोकें। कमाल ये है कि एजुकेशन का कोई सेंसर नहीं। जो मोस्ट इम्प्रेशनेबल एज है बच्चे की, 6-7 साल की उम्र से 12-14 साल की उम्र तक, यहाँ जो स्कूल्स हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ के, अलग अलग रीजन्स के, अलग अलग लैंग्वेजेस के, उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है कोई पूछने वाला ही नहीं। कुछ भी पढ़ा दो। इस मुल्क में कुछ 10-12 वर्जन हिस्ट्री के हैं। आप साउथ में जाएंगे तो एक वर्जन मिलेगा, नॉर्थ में जाएंगे तो एक, मदरसे में कोई और है, और ये अपना RSS के उसमें कोई और है। अलग अलग हज़ारों वर्जन हैं। कुछ अंग्रेज दे गए हैं हिस्ट्री आपको, कोई एक हिस्टोरियन बहुत बड़ा, इस मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो हिंदुस्तान कभी आया ही नहीं, उसने लंदन में ही बैठ के पूरी हिंदुस्तान की हिस्ट्री लिखी है, जो बड़ी वैलिड मानी जाती है। JS मिल। जी जी जी। तो एक से एक ये जो हमारे यहाँ क्या हिस्ट्री का कॉन्सेप्शन क्या है, क्या उसकी मतलब इस मुल्क की वाकई इतने वर्जन है हिस्ट्री के, क्यों है? जावेद साहब देखिए, ये आप तो बच्चे के माइंड को पॉइजन करते हैं, फिर कहते हैं ये ऐसा कैसे है। तो जो इम्प्रेशनेबल एज है, किसी ने इस तरह की किताबों का, इस तरह के स्कूल की, इस तरह के मदरसों की किताबों को सेंसर किया है, देखा है क्या पढ़ाया जा रहा है? कुछ नहीं। तो और वो पिक्चर सेंसर करते इससे बिगड़ जाएगा आदमी। उसे तो बचपन में बिगाड़ दिया तो फिक्र मत करो, इसके बिगड़ने की जरूरत ही नहीं है। जावेद साहब, असल में थ्योरेटिकली और फिलोसफिकली एजुकेशन का काम होना चाहिए विवेक को बढ़ाना, आपकी डिस्क्रेशन को बढ़ाना, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना। हमारे यहाँ धीरे धीरे होते होते हालत ये हो गई है कि क्रिटिकल थिंकिंग अपने आप में गुनाह बन गया है।
मतलब इतने कोमल भावनाओं का समय है ये। मैं तो एक बात बारंबार कहता हूँ, कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे किसी पेरेंट की दो बेटियां हों, एक का नाम है भावना, एक का नाम है बुद्धि। तो वो जैसे होता है कि भावना को कुछ खाने पीने को नहीं दिया गया बचपन से, तो उसकी बेचारी की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो गई है। वो बात बात में बीमार पड़ जाती है, बात बात में आहत हो जाती है। हालत ये हो गई है कि आप कहीं कोई बात कीजिए तो डर लगता है कि कहीं किसी की भावना तो नहीं आहत हो जाएगी। अभी आपने जो कहा, इसी पर कुछ लोगों की भावना आहत हो सकती है कि साहब आपने ये कह दिया कि एजुकेशन के नाम पर। ऐसा एक नेहरू की जो सबसे, जो आप बात कर रहे थे, नेहरू की सबसे बड़ी रेलेवेंसी है कि वो अपने दिमाग में बहुत क्लियर थे कि हमें एक राज्य सत्ता के रूप में या कांग्रेस को एक आंदोलन के रूप में एक क्रिटिकल थिंकिंग से संपन्न समाज बनाने की कोशिश करनी। और इस मामले में वो गांधी जी तक की कठोर आलोचना करने में उन्होंने गुरेज नहीं की। उन्होंने कहा कि गांधी जी इतनी अपनी अंतरात्मा की और आस्था की बात करते हैं कि इट बिकम्स डिफिकल्ट टू हैव अ डायलॉग विद। तो ये जो सोच है कि आप अपने समाज को एक सोचने वाला, समझने वाला समाज बनाना चाहते हैं या केवल रोबो का समाज बनाना चाहते हैं कि सब पहले से प्रोग्राम्ड हो, उसके हिसाब से सब चलता रहे, किसी को कोई सोचने विचारने की जरूरत नहीं। मान गए, लेकिन सवाल ये है कि इतने जमाने में इस बारे में हुआ क्या? हाँ नहीं, वो तो देखिए ऐसा है, ये इंटेंशन तो हम मान गए, लेकिन क्या ये जो हुआ वो पर्याप्त नहीं हुआ, ये मानने में मुझे कोई संकोच नहीं है। अब देखिए, जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, संविधान जो है आपका, वो उसमें क्यों 71 में आपने भी लिखा है कि भाई 71 में क्या डालने की जरूरत थी? सेकुलरिज्म, वो तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पहले पेज से आखिरी पेज तक सेकुलर ही है, तो इसमें सोशलिस्ट को सेकुलर लगाने की जरूरत क्या थी? लगा दिया लोगों ने, 70s में लगाया। लेकिन सवाल ये है कि ये जो सेकुलरिज्म जिसकी हम बात करते हैं, ये इम्प्लीमेंट कैसे हुई और कितनी तरह? ये समस्याएं तो है। देखिए, मैं फिर से कहूँ जावेद साहब, समस्याओं, सीधी सी बात है कि नेहरू और उनके बाद अगर देश एग्जैक्टली बिल्कुल सही ढंग से सही दिशा में चला होता तो हमारी बहुत सी समस्याएं आज ना होती। हम आज शायद वो बहुत सारी चिंताएं ना कर रहे होते जो कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमल में बहुत दिक्कतें हुई, दिशा में भी डिटेल्स में प्रॉब्लम्स थी और उन पर बात होनी चाहिए, हो सकती है, लेकिन दिशा मूलतः सही थी। एक बात ये। दूसरी बात ये, इस किताब को तैयार करने का जो पर्पज था वो ये, जैसे आपने जो पूछा ना जावेद साहब, मेरे मन में ये सवाल था कि किताब इस तरह की मैं तैयार कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं जी, कि ये इस तरह की एंथोलॉजी, जिसको एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड एंथोलॉजी कह सकते हैं, राजीव भार्गव ने अपने रिव्यू में ये बात नोट भी की थी, ऐसी एंथोलॉजी तैयार करने की क्या जरूरत थी? जरूरत ये थी जावेद साहब कि अगर आप वो वातावरण देखें और वो माहौल देखें जो नेहरू के आसपास बनाया गया है, जिससे लगता है कि वो एक बहुत ही अत्यंत संपन्न परिवार के एंग्लोफाइल, ना उन्हें हिंदुस्तान से मतलब, ना उन्हें अंग्रेजी के अलावा कोई जुबान बोलते बनती थी, ना उन्हें इंडिक ट्रेडिशन से कोई लेना देना था। तो इसलिए अब ये माहौल क्यों नेहरू के ही बारे में क्यों बनाया गया? और नेताओं पर क्यों नहीं इतना फोकस किया गया? गांधी को तो एप्रोप्रिएट कर दिया करने वालों ने, सरदार पटेल को भी कर लिया, नेहरू को एप्रोप्रिएट क्यों नहीं किया? क्यों नेहरू के खिलाफ इतना माहौल बनाया गया? मैं नेहरू के बारे में पिछले करीब 15-17 साल से सोचता पढ़ता रहा हूं। मैं धीरे धीरे इस नतीजे पर पहुंचा कि नेहरू असल में हिंदुस्तान की ट्रेडिशन को मॉडर्नाइज करने की सबसे सिंसियर कोशिश के सिंबल है। और यहां मॉडर्नाइज करने का मतलब यूरोपियनाइज करना नहीं है, वेस्टर्नाइज करना नहीं है। अपनी खुद की जो ट्रेडिशन है, अपनी खुद की जो प्लूरलिटी और कल्चरल एक्सपीरियंस है, उसको वक्त की जरूरत के मुताबिक ह्यूमनिज्म की तरफ, एनलाइटनमेंट की तरफ ले जाने की जो कोशिशें हमारे यहाँ भक्ति आंदोलन के जमाने से चलती रही हैं, नेहरू उन कोशिशों के इस युग में सबसे पावरफुल सिंबल बनते हैं। एंड दैट इज व्हाई ही हैज टू बी टारगेटेड, और दैट इज व्हाई ही हैज टू बी टारगेटेड इन दिस पर्टिकुलर मैनर। ये सब बातें दिमाग में चलती रही, सोचते रहे, और इस बात को अब देखते देखते 4 साल हो गए। रवि सिंह यहाँ बैठे होंगे शायद, तो एक दिन उनके साथ गप्पे लगते लगते ये तय हुआ कि इस तरह की ये किताब तैयार की जाए, जिसका फोकस इस बात पर हो,
और नेहरू के बारे में दूसरे लोग क्या सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं। तो इस तरह ये हुआ। इसका ये मतलब कतई नहीं है, जावेद साहब तो इस बात को जानते हैं, मैं आप दोस्तों से कहना चाहता हूँ, इट इज नॉट अ टोटल डिफेंस ऑफ नेहरू। आई एम नॉट अ नेहरू एपोलॉजिस्ट। इस किताब की ही भूमिका में मैंने नेहरू की कुछ चीज़ों पर बड़ी साफ और कठोर आलोचना की, लेकिन आलोचना एक चीज है, डिसमिसल दूसरी चीज, और डिस्टॉर्शन एकदम तीसरी चीज। आप आलोचना कीजिए। अब वो जावेद साहब एक चेतन भगत नाम के सज्जन है, जो चेतन कम है भगत ज्यादा है। तो वो उन्होंने एक ट्वीट किया साल 1.5 साल पहले कि स्मार्टनेस लाइज ज्वाइनिंग विद द विनर, समथिंग लाइक दैट। स्मार्टनेस विनर का साथ देने में होती है। हम लोगों को 50s में ही यूएसए के साथ चला जाना चाहिए था। मैंने इस किताब में लिखा है कि ऐसी बात वही इंसान कर सकता है जो ये समझता हो कि स्पुतनिक केवल रूस द्वारा बनाई गई कोविड वैक्सीन का नाम, और जिसको ये ना पता हो कि जहाँ तक विनर का सवाल है, स्पेस रिसर्च से लेकर के मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक में कम से कम नेहरू के जीवन काल में ये कहना मुश्किल था कि अल्टीमेटली विनर यूएसए होगा या यूएसएसआर होगा। दूसरा ये कि नेहरू इसके बावजूद यूएसएसआर के साथ नहीं गए। ही वाज स्मार्ट एनफ नॉट टू अलाइ विद एनी ब्लॉक, जिसका नतीजा क्या निकला? आपका आईआईटी मद्रास जो है वो रूस के सहयोग से बन रहा है, आईआईटी दिल्ली इंग्लैंड के सहयोग से बन रहा है। आपके ऊपर ना सेटो के बंधन है, ना सीएटो के बंधन है, ना वार्सा के बंधन है। लाभ आप दोनों तरफ से ले रहे। तो स्मार्टनेस तो ये थी। नहीं, तो पड़ोस में मौजूद है। पड़ोस में इसमें स्मार्टनेस का नतीजा मौजूद है। स्मार्ट लोग उधर थे, वो सब स्मार्ट लोग उधर थे, नेटो सब में चले गए। सिल्वर जुबली नहीं बना पाई। जी जी, अपने अस्तित्व की सिल्वर जुबली नहीं बना पाई स्मार्ट को। जी, तो वो तो सही बात है। लेकिन मुझे सेकुलरिज्म के सिलसिले में थोड़ी सी शिकायत है, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि वो जो कुछ भी उस वक्त हुआ उसकी धमक आज तक है। बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि अगर हम सेकुलर वाकई हैं तो हमारी नज़र में हर कम्युनिटी बराबर होनी चाहिए, और अगर हम 56 में हिंदू कोड बिल बनाते हैं और उसके बाद कॉन्स्टेंटली उसे इम्प्रूव भी करते रहते हैं, ठीक भी करते हैं, और 2005 तक बेटी को पार्टनर भी बना देते हैं, तो 1937 में बना हुआ मुस्लिम पर्सनल लॉ कभी क्यों नहीं छुआ गया? बिल्कुल सही बात है। उसमें किसी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं। एब्सोल्यूट। क्या वजह? ये एक रिवर्स कम्युनलिज्म है, ये सेकुलरिज्म नहीं है। कि इसको मतलब आपको इस सरकार की जरूरत पड़ी 3 शादियां बंद, तलाक बंद करने के लिए, और अगर आपने कर दिया होता तो कितने लोग खड़े होकर कहते हैं कि साहब ये तो आपने बड़ा गलत काम कर दिया। मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज डोंट हैव दिस लॉ। शेम ऑन अस, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, पाकिस्तान इंक्लूडिंग पाकिस्तान कांट हैव दिस काइंड ऑफ डिवोर्स। और ये यहाँ पर जो है ये प्रेजेंट सरकार को जरूरत पड़ी है कानून बनाने के लिए, और इतने दिनों से हम सेकुलर चल रहे थे। सेकुलरिज्म ये था कि तलाक मुगल्लज़ा जैसे कहते हैं, इंस्टेंट डिवोर्स जो है चलने, भाई वो तो उन लोग का मामला है, हम क्या बोले। किसका मामला है? मुसलमान मर्द का मामला है, और जो वो औरत है वो इंडियन सिटीजन थोड़ी हो, तो मुसलमान इंडियन की बीवी है। ये क्या एटीट्यूड? और इतने बरस तक, तो ये जो है इसकी प्राइस आप दे रहे हैं आज। ये जावेद साहब ये बात इसलिए और ज्यादा तकलीफदेह हो जाती है जो आप कह रहे हैं, और मैं जाहिर है कि पूरी तरह सहमत हूँ उससे। जो इसको इस बात को डिफेंड करने की कोशिश जिन लोगों ने की है, उनका कहना यह है कि साहब शायद समझ ये थी कि पाकिस्तान ट्रॉमा हुआ है, पार्टीशन ट्रॉमा हुआ है, तो इंडियन मुस्लिम्स के सेंटीमेंट्स को और उनकी रिलीजियस फीलिंग्स को टच ना किया। इंडियन मुस्लिम हर्ट हो गए थे। सुनिए ना, मैं उस डिफेंस की बात कर रहा हूँ, और उस डिफेंस पर मैंने इस किताब में कमेंट किया है। मैंने कमेंट किया है इस किताब में। आप लोगों को याद होगा कि 1930s में नेहरू की पहल पर कांग्रेस ने मुस्लिम मास कॉन्टैक्ट कैंपेन चलाया था, और उसको जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई, खास करके उत्तर प्रदेश में, जैसे उस समय यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे। सन 37 के चुनावों में मुस्लिम लीग साफ हो गई, और कांग्रेस को अच्छी खासी तादाद में सीटें मिली थी, बहुमत मिला था, और मुस्लिम मास कॉन्टैक्ट कैंपेन की सफलता का ये नतीजा था। मैंने इस किताब में ये सवाल उठाया है कि ये अपने आप में एक मिस्ट्री है एक, और इस पर मैं इस समय काम कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। ये सोचने की जरूरत है कि क्या इस तरह का मास कॉन्टैक्ट कैंपेन नेहरू आज़ादी के बाद नहीं चला सकते थे?
क्या ये मुसलमानों के बीच में बात नहीं ले जाई जा सकती थी कि ये जो ट्रिपल तलाक और इंस्टेंट तलाक और इस तरह की तमाम सारी चीज़ें हैं, ये नहीं चलेंगी एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, एक मॉडर्न सेटअप में ये चीज़ें नहीं चलेंगी। आपको अपनी भावना को पीछे करके विवेक को आगे करना पड़ेगा। मास कॉन्टैक्ट कैंपेन नहीं चलाया, जो भी कारण रहे उसके नतीजे आप देख रहे हैं। मैं फिर से कहूँ जावेद साहब, बजाय इसके कि इस गलती से सीखा जाता, इस गलती को और भी भयानक ढंग से दोहराया गया। शाहबानो का मामला उसकी मिसाल। अरे सुप्रीम कोर्ट ने एक सेंसिबल वर्डिक्ट दिया, आपने उस वर्डिक्ट को ओवरटर्न कर, और उसके बाद आप तिलमिला रहे हैं कि साहब हिंदू इस कदर क्रिमिनल क्यों हो गए और भाजपा का इतना असर हिंदुओं में क्यों बढ़ गया है। क्यों नहीं बढ़ेगा? जब आप ये प्रमाणित कर रहे हैं बार बार कि योर सेकुलरिज्म इज प्रॉब्लमेटिक, इट्स ड्यूबियस, तो ये चीजें हमें सीखनी पड़ेगी। इन गलतियों से हमें सीखना पड़ेगा, सही सबक लेने को। इन चीजों का जवाब देने का तरीका ये नहीं है कि आप ये साबित करने में लग जाएं कि आपसे बड़े हिंदू हमें और आपके जनेऊ से ज्यादा मोटा जनेऊ हम पहनते हैं। उससे कुछ नहीं होगा। आपको एक कंसिस्टेंट डेमोक्रेटिक पोजीशन लेनी। सर वो पतला जनेऊ टीवी पे दिखाई नहीं देता। हाँ वो थोड़ा मोटा। नहीं सर 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 सुनिए सर 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 जी, फिर तो कुर्ते के ऊपर पहनना चाहिए। अब एक और जिसपे कमाल की बात है कि जो उनके चाहने वाले हैं उन्होंने भी कभी कभार कुछ एक सिनिकल एटीट्यूड लिया है, वो है नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी। कि जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो दुनिया जो थी वो बाइपोलर थी, दो बड़ी ताकतें एक दूसरे के सामने थी। 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते ही कोल्ड वॉर शुरू हो गई। एंड देयर वर मेनी वॉर्स, चाहे इजिप्ट में हो या कोरिया में हो या कहीं और हो, तो ये प्रॉक्सी वॉर्स हो रही थी। मुझे तो कभी कभी लगता है कि बरसों तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में प्रॉक्सी वॉर्स ही हुई हैं। ये दूसरी ताकतें थी जिनके का भला इसमें दिखाई दे रहा था उन्हें कि ये इस तरह की वॉर्स हों। तो ये जो दौर था इसमें जो हमारी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी, बहुत से लोग हैं, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, लेकिन ये पॉइंट मैं पुरुषोत्तम जी लाना इसलिए चाह रहा हूँ कि ताकि इस बारे में आप कहें, हम भी सुने, ऑडियंस भी सुने, कि ये लोगों ने कहा कि ये तो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं थी और ये बड़े इम्पोर्टेंट उसी पार्टी के लोगों का स्टेटमेंट है। नाम अब क्या लूँ, लेकिन किताब में है नाम उनका, किताब में उनका नाम, तो किताब पढ़ लीजिएगा। तो बाकी ये कि ये जो नॉन अलाइनमेंट का मूवमेंट था और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ आज भी हमारे लोग जब बाहर जाते हैं, अफ्रीका की किसी कंट्री में जाते हैं, एशियन किसी कंट्री में जाते हैं, तो वो भले नेहरू का नाम ले न लें, उस सामने जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है वो जिक्र करता है। उस पॉलिसी पे लोगों को आपत्ति क्या है मुझे समझ में नहीं आया, तो आप बताएं। मैं बताता हूँ। इसके पहले आपने जो एक बात कही उससे मुझे एक घटना याद आती है। ये 2003 या 4 की बात है और मैं अपनी किताब निज ब्रह्म विचार में इसका जिक्र भी कर चुका हूँ। मुझे जावेद साहब न्यूयॉर्क से जाना था फिलाडेल्फिया जी, तो मुझे ट्रेन लेनी थी फिलाडेल्फिया के लिए। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मैंने टैक्सी ली। वो टैक्सी ड्राइवर एक अश्वेत व्यक्ति था और उसका नाम क्या था, नाम भी मुझे याद आ जाएगा अभी, घाना का था वो, उसने मुझे बताया। और जैसे ही मैं बैठा उसने मुझसे पूछा इंडियन, भारतीय? तो मैंने कहा हाँ ऑब्वियसली भारतीय। तो गांधी नेहरू? तो मैंने कहा हाँ गांधी नेहरू। फिर साहब हुआ ये जावेद साहब कि वो जनाब बातचीत करने के मूड में आ गए और बातचीत में ऐसे डूब गए कि हडसन के किनारे 80 की रफ्तार से चल रही उनकी गाड़ी और बातचीत के जोश में वो बार बार स्टीयरिंग छोड़ दें। और मैं भगवान का नाम लूँ कि नेहरू की प्रशंसा तो ठीक है, लेकिन वो नेहरू 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 महत्वपूर्ण ये है। अच्छा ये तो एक बात हुई, और वो आदमी इतना ग्रेटफुल था नेहरू के प्रति, खासकर नेहरू के प्रति, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी तो देश के पीएम तो नेहरू ही थे, गांधी जी को तो फॉरेन पॉलिसी उस तरह करने का अवसर नहीं मिला था। और उसके पहले गांधी जी के बारे में भी, लेकिन नेहरू के बारे में अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी था। और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ये था कि उसने ट्रेन जब स्टेशन पहुंचे तो मुझसे हाथ मिलाया और कहा कि आज की तारीख याद रखना,
एक दिन तुम टीवी के सामने बैठे अपने नाती पोतों को बताओगे कि घाना के इस राष्ट्रपति ने एक दिन मुझे अपनी टैक्सी में बिठाया था। He was so confident of himself कि मुझे घाना वापस जाके चुनाव लड़ना है, पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह। मनु जोसेफ, उसका नाम था मनु जोसेफ, ब्लैक। आप ये देखें, ये तो छोड़िए, जिनकी बात आप कर रहे हैं उन साहब ने 2003 में एक किताब लिखी और उसमें साबित किया कि नेहरू की फॉरेन पॉलिसी का नेशनल इंटरेस्ट से कोई लेना देना ही नहीं था। क्या होता है नेशनल इंटरेस्ट? यानी आपके देश की एकता अखंडता बनी रहे, आपके देश की ताकत दुनिया भर में बनी रहे, यही नेशनल इंटरेस्ट होता है। आपकी अर्थव्यवस्था पटरी पर रहे। तो आपके लिए भिलाई का स्टील प्लांट सोवियत संघ लगाता है, दुर्गापुर का जर्मनी या ब्रिटेन लगाता है। आईआईटी का किस्सा मैंने आपको बताया और उन्हीं सज्जन ने इस बात पर भी लिखा है, इस बात पर बड़ा फख्र है उनको कि आईआईटी की सिलिकॉन वैली में बड़ी वैल्यू है, सिलिकॉन वैली में आईआईटी का जलवा है। तो इस पर मेरी एक निजी राय है, ये मैं नहीं कह रहा कि ऐसा जरूर किया जाए, कि जो आईआईटी से पढ़ के सिलिकॉन वैली की शोभा बढ़ा रहे हैं उन पर तो अमेरिकन स्टूडेंट लोन वाला सिस्टम लागू कर ही देना चाहिए, क्योंकि बहुत टैक्स पेयर्स मनी खर्च हुआ है उनको, कौड़ियों के मोल करोड़ों की शिक्षा उनको मिली, लौटाए वो। एनीवे, तो आपको ईस्टर्न ब्लॉक के भी लाभ मिल रहे हैं, वेस्टर्न ब्लॉक के भी मिल रहे हैं, क्योंकि आप इस बात को समझ गए। और जावेद साहब, नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया ऐसी से खत्म होती है कि इंडिया इज डेस्टाइन्ड टू प्ले अ मेजर रोल इन वर्ल्ड अफेयर्स, either it will play a major role or it will play no role at all. Nehru was very clear about it. तो अब वो मेजर रोल आप कैसे प्ले करेंगे? अमेरिका का या सोवियत संघ का पिछला क्यों बन गया? नेहरू अपनी फॉरेन पॉलिसी पर दृढ़ रहे। 1956 तक सोवियत ब्लॉक जो है नेहरू की फॉरेन पॉलिसी को डाउट करता था कि साहब ये तो कैपिटलिस्ट रोडर और वगैरह वगैरह। स्टालिन की मौत के बाद, 20वीं कांग्रेस होने के बाद, ये नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के दबाव में था कि सोवियत टर्मिनोलॉजी में एक शब्द डेवलप हुआ, नॉन कैपिटलिस्ट रोड टू सोशलिस्ट ट्रांजिशन, नॉन रिवॉल्यूशनरी रोड टू सोशलिस्ट ट्रांजिशन। समाज उस तरफ वैसे भी जा सकता है। फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से आप देखें तो आपको यूएसए, यूएसएसआर, दोनों में से नोबडी कुड टेक यू फॉर ग्रांटेड। ना यूएसए आपको कभी इस तरह ट्रीट कर पाया कि आपकी क्या औकात है, ना यूएसएसआर कभी ट्रीट कर पाया। सेटो सीएंटो में चले गए होते, सीएटो और सेंटो में चले गए होते तो वो खत्म हुए। उसके बाद जो हाल तुर्की का हुआ वो हमें पता है, जो बात फिलीपीन का हुआ वो हमें पता है, जो पाकिस्तान का हुआ सो हमें पता है। इसीलिए मैंने कहा कि भगत होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अचेतन नहीं होना चाहिए। चेतना के साथ भक्ति की जाए तो बहुत अच्छी बात है। यू डोंट हैव अ सेंस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सोवियत संघ विघटित हो गया, आप सोवियत संघ से नहीं चिपके हुए थे, इसलिए आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में आ गई, आप वर्ल्ड इकोनॉमी में इंटीग्रेट होते हुए भी अपने पोते इंटीग्रेटेड थे, तो आप उस रिसेशन से अछूते निकल आए 2007-8 में। आज हम बात कर रहे हैं, मैं एक बात और जोड़ दूं जावेद साहब इसमें जी। कोरोना संकट में हम लोग बैठे हुए हैं, सब मास्क और ये सब, और हिंदुस्तान इस बात पर आज गर्व कर रहा है कि कनाडा जैसा मुल्क हमसे वैक्सीन मांग रहा है। ये सच है कि नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में अकेला हिंदुस्तान है जिसने अपनी वैक्सीन तैयार की, और यह भी सच है कि आज भी जेनेरिक ड्रग्स और वैक्सीन में हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर करने वाला मुल्क है। ये 2014 से हो गया है क्या? इसके पीछे आपको तो पता है जावेद साहब, डॉक्टर हमीद की शानदार कहानी जो है, सिप्ला के जो संस्थापक थे, उनके पिताजी उन्हें वकील बनाना चाहते थे, उनकी रुचि केमिकल इंजीनियरिंग में थी, तो उन्होंने कैम्ब्रिज से वकालत की डिग्री ली और बिना पिता को बताए जर्मनी चले गए साइंस पढ़ने। वहाँ से पढ़ा के आए, अपने करने लगे कुछ केमिकल इंजीनियरिंग। नेहरू से मुलाकात हुई, नेहरू ने कहा कि आप फार्मास्यूटिकल और जेनेरिक ड्रग्स पर फोकस कीजिए, वैक्सीन पर फोकस कीजिए, क्योंकि हमारे मुल्क में मलेरिया बहुत फैला हुआ है, हमें वैक्सीनेशन कीजिए। तो वैक्सीन तैयार करने का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका वो पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूरदर्शी ढंग से बनाया गया सन 60 में, जिसके चलते आप 2020 में ये कह सकते हैं कि साहब कोरोना की वैक्सीन हमसे कनाडा में, जिसके चलते आज आप ये कह सकते हैं कि हम ब्राजील और चाइना और रसिया और साउथ अफ्रीका के साथ बराबर की हैसियत से पोस्ट
कोल्ड वर्ल्ड, यूनिपोलर वर्ल्ड में अपना एक ब्लॉक बनाएंगे। लोग जापान से तुलना करते हैं, सुविधा से ये भूलते हुए कि जापान का संविधान 24 घंटे में अमेरिकन जनरल्स ने एक होटल में 24 घंटे में लिख दिया था। और आज भी जापानीज आर्मी केवल सेरेमोनियल रोल प्ले कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। अगर ऐसी विदेश नीति आपको चाहिए तो वो आपको मुबारक हो, हमें तो नहीं चाहिए। या वो जो अभी बात चल रही थी कि क्या सन 53-54 में तो संविधान बना पाकिस्तान का, 2 साल बाद राष्ट्रपति साहब हटा दिए गए, सन 71 में पाकिस्तान टूट गया। और एक राष्ट्र, किसी मुल्क के राष्ट्रपति को अपनी आत्मकथा का शीर्षक ये रखना पड़े दोस्तों, और फिर उस तरह की विदेश नीति आपसे अपनाने के लिए कहा जाए। यहाँ बैठे दोस्तों में से किसी को याद है कि अयूब खान की ऑटोबायोग्राफी का शीर्षक क्या है? फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। पूरी किताब इंडिया पे लिख दी? जी नहीं, अच्छा। यूएसए के बारे और पाकिस्तान के बारे में कि यूएसए इज अवर फ्रेंड नॉट अवर मास्टर। पूरी किताब ये साबित करने के लिए लिखी गई। अयूब खान की ऑटोबायोग्राफी का शीर्षक है फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, पब्लिश्ड इन 1965। सर ये बताइए, तो वैसे ही अगर विदेश नीति सच ये है जैसे कि आपने राइट एट द बिगनिंग कहा, मेरा ये आखिरी सवाल है, उसके बाद तो सवाल यहाँ से आएंगे कि आपने खुद कहा कि कुछ काम नेहरू जी ने बहुत अच्छे किए, कुछ काम ऐसे थे जो अच्छे करना चाहते थे, वो नहीं हो पाए। इन दोनों बातों से जहां वो नाकाम हुए कि जो करना था वो नहीं हो पाया किसी भी वजह से, और वो जो करना था और हुआ, जैसे कि आपने ही बताया कि इसको ये सिप्ला डॉक्टर हमीद का जी, इनको या साइंस को किस तरह से स्पेस प्रोग्राम किस स्टेज पे बढ़ाया गया, तरह तरह की रिसर्च 47 में एटॉमिक रिसर्च कमीशन की स्थापना, 47 ये सारे के सारे बने, तो धीरे धीरे यहाँ हम पहुँचे, जो बड़े इंस्टीट्यूशन एजुकेशन के बने। आज हम आईटी में अगर इतनी बड़ी पोजीशन पे, तो कोई रीज़न है कि हम दुनिया में चंद बड़े कामयाब मुल्क हैं आईटी के सिलसिले में। तो ये तो चीज़ें हैं जो हमें और बढ़ानी चाहिए और सीखनी चाहिए, लेकिन जहाँ उनका इंटेंशन भले अच्छा था लेकिन वो हो नहीं पाया, वो हम अब क्या करना चाहिए? हमें उनसे 2 बातें सीखनी है, वो जो उन्होंने अच्छी कर दी, वो जो अच्छी नहीं कर पाए। दोनों ही बातों से कुछ सीखना था हमें। ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन इंडियन हिस्ट्री। तो आप क्या कहेंगे इस बारे? एक की तो बात हम लोग कर चुके, प्राइमरी एजुकेशन रीच के हिसाब से भी, और इस समय ज़्यादा जरूरी है कंटेंट के हिसाब से। प्राइमरी से लेकर के आपकी हायर सेकेंडरी तक की जो एजुकेशन है, ये संयोग नहीं है, इसकी कोई वजह है कि जिन्हें बोलचाल में 8 सब्जेक्ट्स कहा जाता है, उन्हें ह्यूमैनिटीज कहा जाता है। हिस्ट्री, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, लिटरेचर, इनको ह्यूमैनिटीज कहा जाता है, क्योंकि ये पढ़े लिखे इंसान को ह्यूमनाइज करते हैं। साइंस की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं है, मेडिकल साइंस की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं है, यू मस्ट हैव सम ह्यूमन एलिमेंट। तो ह्यूमैनिटीज प्राइमरी एजुकेशन से लेके टॉप लेवल ऑफ एजुकेशन तक, चाहे आप टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे आप मेडिकल साइंस पढ़ रहे हो, ह्यूमैनिटीज का कंटेंट जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने वाला हो, जो आपको हिंदुस्तान की सोसाइटी, हिंदुस्तान की ट्रेडिशन और इसकी समस्याओं से वाकिफ कराने वाला हो, वो मेरे हिसाब से वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज होना चाहिए डोमेस्टिक पॉलिसी का। जहाँ तक सवाल है फॉरेन पॉलिसी में, मैं एक ही, और मैंने इस किताब में लिखा है कि चाइना हो या पाकिस्तान हो, आपके दिमाग में ये पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान की जगह क्या इमेजिन करते हैं, और उस तरह आपको चलना होगा। अगर आप इस तरह चलना चाहते हैं कि किसी एक देश से आप इतने घनिष्ठ हो जाएं कि उस देश के विरोधी देश ही नहीं, उस देश के उस राष्ट्रपति का विरोधी उम्मीदवार आपसे दुखी हो जाए, ये कोई अच्छी फॉरेन पॉलिसी नहीं है। कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद आमतौर से 3-4 दिन के भीतर भीतर भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री को फोन करता है। वर्तमान राष्ट्रपति ने मैसेज दिया, 20 दिन तक फोन नहीं किया भारत के प्रधानमंत्री। मैसेज स्वाभाविक था, आप उसके प्रतिद्वंदी के पक्ष में चुनाव प्रचार कराएं जाके, वो क्या करेगा? मुझे लगता है कि जो सीखने की बात है वो ये कि हम एजुकेशन पॉलिसी में बहुत क्लियर हों अपनी। दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस की बात है, नेहरू को लगता था कि
कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और जिसको कहें कि पॉलिटिकल एजुकेशन में, पॉलिटिकल एजुकेशन पार्टी के सेंस में नहीं कह रहा हूँ, मतलब एक पूरे डेमोक्रेटिक समाज में एक डेमोक्रेटिक कॉमन सेंस का, एक क्रिटिकल साइंटिफिक कॉमन सेंस का निर्माण करने के सेंस में कह रहा हूँ। नेहरू को लगता था, शायद ये मेरा अपना कयास है, कि ये चीज़ें मॉडर्नाइजेशन की प्रोसेस में अपने आप होती चली जाएंगी। वो ये भूल गए कि मॉडर्नाइजेशन की प्रोसेस में चीज़ें अपने आप नहीं होती, उन्हें करना होता है। टेक्नोलॉजी के विकास का मतलब साइंटिफिक अंडरटेकिंग के विकास नहीं होता। टेक्नोलॉजी के इस समय जो स्थिति है, एक चुटकुला मैं आपको सुनाऊं, आप सब लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। एक स्वामी जी हैं जो आजकल कैलाशवासी हो गए, उनका एक वीडियो साहब मैंने देखा, मैं देख के दंग रह गया उसको। वो फरमाते हैं कि देखिए आज सूर्योदय सुबह 6 बजे होने वाला था, लेकिन एक रिचुअल है ध्वजारोहण का जो मैं सूर्योदय के पहले करता हूँ। आज मुझे देर हो गई किसी वजह से, तो वो मैंने रिचुअल मेरा देर होने लगी मुझे, तो मैंने सूरज से कहा कि खबरदार अभी मत उदय होना। और आप देख लीजिए उठा करके आज सूरज आधे घंटे देर से उदय हुआ वहां। और वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादातर साइंस और टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, पढ़े लिखे हैं। इसका प्रमाण ये है कि स्वामी जी केवल अंग्रेजी बोलते हैं। हिंदुस्तान में जाहिर है कि आप बेवकूफ हो लेकिन अंग्रेजी जानते हो तो पढ़े लिखे कहलाते हैं। तो वो सबके सब अंग्रेजी वाले जो हैं वो तालियां बजा रहे हैं स्वामी जी की ये बात सुन के। सोचने लगा कि यार आस्था भावना वो सब अपनी जगह ठीक है, इन महानुभावों को इतना नहीं मालूम है कि सूरज का उगना और डूबना ये लैंग्वेज का मेटाफर, वो धरती के घूमने से होता है, और धरती का घूमना एक नैनो सेकंड के लिए रुक जाए तो महाप्रलय हो जाए। स्वामी जी ने तो 30 मिनट के लिए रोक दिया। And nobody is feeling disgusted or scandalized. ये मैं मानता हूं कि इस मुल्क के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और दूसरी जो चीज जो इसी से डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, उनको और मजबूत करने की जरूरत है। 2014 में बहुत से हमारे मित्रों को लगता था, जाने माने सोशल साइंटिस्ट और सब लोगों को मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, कि साहब कोई भी आ जाए, अब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इस देश में इतने मजबूत हो चुके हैं कि नहीं कुछ हो सकता। आप देख रहे हैं क्या हालत है, जुडिशरी से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक, ब्यूरोक्रेसी से लेकर फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज प्रेस, तो कहां पहुंची है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। दिस इज समथिंग व्हिच आई थिंक वी कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ दैट ग्रेट। नो डाउट मिस्टेक्स, ही कमिटेड लॉट ऑफ मिस्टेक्स अनडाउटेडली, लेकिन मिस्टेक के साथ उस सोच की मूल दिशा सही थी या गलत, मेरा सवाल।